हेलो बच्चों, बेटे कैसे हो आप लोग। आशा करते हैं आप लोग अपने स्टडीज को सुचारू रूप से कर रहे हैं। हम आप लोगों के लिए यहाँ पर नए नए लेक्चर, नए नए टॉपिक्स के लिए लेके आते रहेंगे। आज हम दोबारा से व्यावसायिक संस्था के उस प्रारूप के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं जिसको हम साझेदारी के नाम से जानते हैं, जिसका आधार म्यूचुअल ट्रस्ट एंड फेथ होता है। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था मीनिंग, डेफिनेशन, फीचर्स एंड टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप। इस लेक्चर में हम स्टडी करेंगे साझेदारी संस्था की प्रकृति, साझेदारों के अधिकार, उनके दायित्व और साझेदारी संलेख से क्या अभिप्राय है। देखो, साझेदारी व्यवसाय क्या होता है? जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर एक साथ कंट्रीब्यूट करते हैं, कैपिटल एक व्यवसाय की स्थापना करते हैं, उसका संचालन करते हैं और जो भी उसका रिजल्ट होता है, चाहे वो लाभ है या हानि है, आपस में बांट लेते हैं। ऐसे व्यवसायिक संस्था के प्रारूप को हम साझेदारी संस्था के नाम से जानते हैं। जब हम साझेदारी संस्था की प्रकृति के विषय में बात करते हैं तो हमें वहां पर लेखांकन दृष्टिकोण और कानूनी दृष्टिकोण दोनों को ही कंसिडर करना पड़ता है। जब हम बात करते हैं अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव की, तो साझेदारी संस्था और साझेदार अलग अलग होते हैं। हम खाते तैयार करते हैं साझेदारी संस्था के, ना कि साझेदारों के। साझेदारों को संस्था का लेंडर माना जाता है, लेनदार माना जाता है, उनके द्वारा जो निवेश किया जाता है। इसीलिए हम उसको, जो हमारी बैलेंस शीट होती है उसकी लायबिलिटी साइड में एज अ कैपिटल शो करते हैं, एज अ लायबिलिटी उसको शो करते हैं। लेकिन जब हम कानूनी दृष्टिकोण की बात करते हैं, कानूनी दृष्टिकोण से साझेदार और साझेदारी संस्था एक ही होते हैं। इंडिविजुअली उनको साझेदार बोला जाता है और कलेक्टिवली एक साथ मिलाकर उनको साझेदारी संस्था बोला जाता है। अगर आप किसी साझेदार को शू कर रहे हैं, केस कर रहे हैं, तो आप साझेदारी संस्था को भी केस कर रहे हैं। और अगर आप किसी साझेदारी संस्था को केस कर रहे हैं तो इसका मतलब आप उस संस्था के हर एक साझेदार को भी केस कर रहे हैं। वो दोनों वन एंड सेम होते हैं। कोई भी सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस वहां पे पृथक वैधानिक अस्तित्व नहीं होता है साझेदारों का और साझेदारी संस्था का। फिर बात करते हैं साझेदारों को दिए जाने वाले अधिकार। सामान्यतः ये जो अधिकार है ये सभी साझेदारों को प्राप्त होते हैं। साझेदारी संस्था के कार्य में हिस्सा लेने का अधिकार, इस अधिकार से कोई भी साझेदार संलेख किसी भी साझेदार को वंचित नहीं कर सकता। हर एक साझेदार के पास ये अधिकार होता है कि जो भी कार्य साझेदारी संस्था के द्वारा किया जाता है उन कार्यों में वो अपनी भागीदारी ले सकता है। फिर बात आती है लाभ में हिस्सा। हर एक साझेदार को लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। वो एग्रीमेंट पर डिपेंड करता है कि किस अनुपात में लाभ हानि को बांटा जाएगा। अगर एग्रीमेंट नहीं है तो उसे भी बाकी साझेदारों के साथ बराबर हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। फिर बात आती है कंसल्टेशन। जब भी कोई महत्वपूर्ण या कोई भी निर्णय संस्था के द्वारा लिया जाएगा या साझेदारों के द्वारा लिया जाएगा, उसमें हर एक साझेदार की भागीदारी होना आवश्यक है। अदरवाइज अगर किसी साझेदार को इग्नोर करेंगे तो वो साझेदार पार्टनरशिप के डिसोल्यूशन के लिए या समापन के लिए मांग कर सकता है, उठा सकता है। फिर आते हैं कॉन्सेंट। जब नए साझेदारों को शामिल किया जाता है या किसी पुराने साझेदार को सेवानिवृत्त किया जाता है, उस समय हर एक साझेदार की सहमति आवश्यक होती है। अगर कोई भी साझेदार इसको कॉन्सेंट एक्सटेंड नहीं करता है, उस दशा में किसी नए साझेदार को शामिल नहीं किया जा सकता और किसी पुराने साझेदार को भी रिटायर नहीं किया जा सकता, प्रोवाइडेड वो पार्टनरशिप एट विल नहीं है या वो पार्टनरशिप बाय एग्रीमेंट नहीं है। उस दशा में क्या होता है पार्टनरशिप एट विल में कि कोई भी साझेदार कभी भी एक रिटर्न नोटिस देकर रिटायरमेंट प्राप्त कर सकता है, उसके लिए कॉन्सेंट की आवश्यकता नहीं होती है। और ऐसा ही होता है जब हमारा एग्रीमेंट के कंडीशन फुलफिल किए जाते हैं, उस समय भी कॉन्सेंट की आवश्यकता नहीं होता। अदरवाइज जनरल पार्टनरशिप में हमें कॉन्सेंट की आवश्यकता होती ही है। फिर बात करते हैं राइट टू इंस्पेक्ट बुक्स ऑफ अकाउंट। यस, जो खाते होते हैं संस्था के, उसको कोई भी साझेदार कभी भी वर्किंग आवर्स में, वर्किंग डेज में जाके इंस्पेक्ट कर सकता है, उसको कोई भी अकाउंटेंट बना नहीं कर सकता। फिर बात आती है इंटरेस्ट। अगर साझेदार ने कोई लोन दे रखा है साझेदारी संस्था को, तो उस लोन पर कम से कम न्यूनतम 6% वार्षिक की दर से ब्याज प्राप्त करने का अधिकार है। अगर उस लोन के लिए कोई अनुबंध है जिसके अंदर 6% से ज्यादा ब्याज की दर मेंशन की गई है, तो उसको अधिकार है कि वो ज्यादा ब्याज की दर को प्राप्त करे। तब आप उसको नहीं बोल सकते हैं कि आपको 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा। फिर बात करते हैं इंडेंटिफिकेशन। अगर किसी साझेदार ने संस्था के लिए या साझेदारी संस्था को जिस व्यय का भुगतान करना था उस व्यय का भुगतान उसने अपने पर्सनल पॉकेट से कर दिया, तो उसे वह व्यय प्राप्त करने का अधिकार है या उस व्यय के बदले कोई लाभ प्राप्त करने का अधिकार है जिसका मूल्य उतना ही होना चाहिए। फिर बात करते हैं रिटायरमेंट। धारा 32 की दशाओं को पूरा करते हुए हर एक साझेदार को सेवानिवृत्ति प्राप्त करने का अधिकार होता है, या तो सभी पार्टनर्स के कॉन्सेंट से या एग्रीमेंट की कंडीशंस को फुलफिल करके, या पार्टनरशिप एट विल है तो रिटर्न नोटिस सर्व करके वो रिटायरमेंट प्राप्त कर सकता है। अब बात करते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटी। दायित्व तो क्या क्या होते हैं? जैसे हर एक साझेदार को लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है, वैसे ही उसका दायित्व है कि जो भी हानि संस्था को हुई है उसको भी वो उसी प्रपोर्शन में सफर करे, बियर करे जिसमें उसने लाभ को एंजॉय किया है। फिर आती है पार्टिसिपेशन। हर एक साझेदार का ये दायित्व बनता है कि वो संस्था के कार्य में हिस्सा ले। अगर वो हिस्सा नहीं लेता है तो उसका इंडिविजुअल डिसीजन है, वो उसके लिए दूसरे साझेदारों को ब्लेम नहीं कर सकता। और अगर साझेदारी संस्था को लॉस हो जाता है तो वो उससे भी मना नहीं कर सकता कि ये मेरे द्वारा लिए गए निर्णयों की वजह से नहीं हुआ है। तो उसको
ये दायित्व है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ड्यूटी है कि वो संस्था के कार्य संचालन में हिस्सा ले। फिर बात आता है यूज ऑफ फॉल्स नेम। कोई भी साझेदार संस्था के नाम को अपने निजी व्यवसाय के लिए या निजी लाभ के लिए प्रयोग नहीं कर सकता। अगर वो ऐसा करता है तो इस बात की सूचना उसे बाकी साझेदारों के साथ साझा करनी पड़ेगी। फिर बात आती है रिवील ऑफ ऑल द इंपोर्टेंट फैक्ट। अगर किसी साझेदार को किसी महत्वपूर्ण जानकारी का पता है जिसका बाकी साझेदारों को नहीं पता है और वो संस्था के व्यवसाय के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, तो उसका ये दायित्व बनता है कि वो फैक्ट, वो नॉलेज, वो इंफॉर्मेशन वो सभी साझेदारों के साथ साझा करे। इसके साथ साथ कोई भी साझेदार कोई ऐसा काम ना करे जिससे साझेदारी संस्था की छवि बाजार में खराब हो जाए। इवन हमें वो सच एफर्ट करने चाहिए, वो सारे के सारे एफर्ट्स करने चाहिए जिनकी वजह से हमारी साझेदारी संस्था की ख्याति में वृद्धि हो जाए। फिर बात करते हैं साझेदारी संलेख की। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर के अंदर। साझेदारी संलेख से अभिप्राय उस लिखित अनुबंध से है जिसकी वजह से भविष्य में होने वाले मतभेदों या झगड़ों का निपटारा आसानी से किया जा सकता है। आपको पता है साझेदारी संस्था का अस्तित्व अनुबंध पर निर्भर करता है, लेकिन साझेदारी अधिनियम क्या होता है कि वो अनुबंध लिखित में भी हो सकता है और मौखिक में भी हो सकता है। जब वो अनुबंध लिखित में होता है तो हम उसको साझेदारी संलेख बोलते हैं। इसके अंदर सभी महत्वपूर्ण बिंदुओं को मेंशन किया जाता है जिससे संबंधित भविष्य में विवाद उत्पन्न हो सकता है। जैसे संस्था का नाम क्या रहेगा, उसका एड्रेस क्या रहेगा, साझेदारों के नाम क्या है, उनकी एड्रेसेस क्या है, टाइप ऑफ पार्टनरशिप वो जर्नल है या स्पेसिफिक पार्टनरशिप है, नेचर ऑफ बिजनेस जो कार्य वो करेंगे, क्या वो वस्तुओं का उत्पादन करेंगे, वो विक्रय करेंगे या वो फिर वो सेवाओं का उत्पादन या विक्रय करेंगे, किस साझेदार ने कितना निवेश साझेदारी संस्था में किया है, उसको लाभ में कितना हिस्सा मिलेगा, क्या उससे आहरण पर ब्याज लिया जाएगा, क्या उसको पूंजी पर ब्याज दिया जाएगा, क्या उसे किसी प्रकार का वेतन या कमीशन प्राप्त करने का अधिकार होगा, अकाउंटिंग का मेथड क्या रहेगा, अकाउंटिंग का पीरियड क्या रहेगा, डेट ऑफ कमेंसमेंट क्या होगी, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होगी, क्या गार्नर वर्सेस मुर्रे रूल अप्लाई होगा या नहीं होगा, रिटायरमेंट और एडमिशन के केस में रूल क्या रहेंगे, अगर कोई विवाद का निपटारा करने के लिए हमने म्यूचुअली एग्रीड मैकेनिज्म डिवाइस किया है तो वो क्या है। इस प्रकार के महत्वपूर्ण बिंदुओं को साझेदारी संलेख में मेंशन किया जाता है ताकि भविष्य में होने वाले विवादों का निपटारा आसानी से किया जा सके विदाउट वेस्टिंग टाइम एंड रिसोर्सेज। फिर बात आती है अगर साझेदारी संलेख हमारे पास नहीं है तो उस दशा में कौन से नियम, कौन से रूल्स हमारे लागू होंगे। देखो ये जो दो अधिकार है पार्टिसिपेशन और प्रॉफिट, इससे हम किसी भी साझेदार को डिप्राइव नहीं कर सकते हैं, चाहे एग्रीमेंट रिटर्न में है या ओरल में है। हर एक साझेदार को साझेदारी के कार्य संचालन में हिस्सा लेने का अधिकार है, हर एक साझेदार को लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। अगर एग्रीमेंट हमारा रिटर्न में है तो उस अनुपात में जो अनुपात मेंशन किया गया है, अगर हमारा एग्रीमेंट रिटर्न में नहीं है उस दशा में हर एक साझेदार को इक्वल रेशो के अंदर, समान अनुपात के अंदर लाभ में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार होता है। किसी भी साझेदार से आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाता, किसी साझेदार को कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं दिया जाता, ना ही किसी साझेदार को कमीशन और सैलरीज दिए जाते हैं। केवल उसको लाभ में बराबर अनुपात प्राप्त करने का अधिकार होता है, साथ साथ उसको व्यवसाय के कार्य संचालन में हिस्सा लेने का अधिकार होता है। वो बुक्स ऑफ अकाउंट को इंस्पेक्ट कर सकता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट, अगर उसने कोई लोन दे रखा है तो 6% वार्षिक की दर से उसको उस लोन पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार भी होता है। इंडेंटिफिकेशन का राइट भी उसको होता है, कॉन्सेंट का राइट भी होता है, कंसल्टेशन का राइट भी होता है। लेकिन लाभ उसको किस अनुपात में मिलेगा, बराबर अनुपात में मिलेगा। रिटायरमेंट का राइट भी उसको रहेगा, चाहे एग्रीमेंट रिटर्न में है या ओरल में है। दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर। आई एम श्योर दैट यू मस्ट हैव गेन नॉलेज अबाउट ऑल दिस concept. If you have liked our lecture, you must subscribe it, share it, and comment to us if there is any doubt. Dear student, we are again requesting you stay safe, stay home. We are coming very soon with our next lecture. Till then, have a goodbye. Enjoy your good times.